इकोनॉमिक्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मांग विश्लेषण, मांग के नियम के बारे में अपन बातें कर रहे थे। आज बात करते हैं मांग के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ डिमांड। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने मांग के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं: मूल्य मांग, आय मांग तथा तिरछी मांग। इन तीनों को अच्छे से समझना होगा आपको। कई बार ये क्वेश्चंस में आ जाता है कि मांग के प्रकार आप बताइए। देखिए, डायग्राम के रूप में भी समझाऊंगा। डायग्राम अगर आप समझ जाते हैं तो इकोनॉमिक्स की आधी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पहली बात करते हैं मूल्य मांग, प्राइस डिमांड। मूल्य मांग का तात्पर्य वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समयावधि में मांगी जाती है। यानी अब तक अपन ने जो बात करी है वो मूल्य मांगी थी। जिस चैप्टर में मैंने अभी तक आपसे बात की है ना, उसे हम मूल्य मांग के नाम से ही जानते हैं। मूल्य मांग का तात्पर्य, आई अगेन रिपीट अगेन, मूल्य मांग का तात्पर्य वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समय अवधि में मांगी जाती है। मूल्य मांग का अध्ययन करते समय यह मान लिया जाता है कि अन्य बातें स्थिर रहती है। अन्य बातें स्थिर रहती है से क्या मतलब है? मैंने आपको कई बार बताया, अन्य बातें स्थिर रहने का मतलब होता है कि उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि, फैशन तथा संबंधित वस्तुओं के मूल्य आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आपके सामने एक रेखा चित्र बना दिया मैंने। देखिए, मूल्य मांग का रेखा चित्र है। वही वाली बात है ना, डिमांड वाली। मूल्य डिमांड मैंने बताया, मांग का नियम मूल्य मांग पर आधारित है। मूल्य मांग ही बताया डिमांड के अंदर मैंने। देखिए, जब वस्तु का, मैंने वही बात करते हैं अपन, 0x पर मैंने वस्तु की मात्रा बताई है, 0y पर मैंने वस्तु का मूल्य बताया है। जब वस्तु का मूल्य OP था तो मांगे जाने वाली मात्रा OQ1 थी। जब वस्तु का मूल्य P से बढ़कर P1 हो जाता है, P से बढ़कर क्या हो गया? P1 हो गया, तो मांगे जाने वाली मात्रा Q1 से घटकर Q हो जाती है। ठीक है, तो ये मूल्य मांग है। मूल्य के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम मूल्य मांग के नाम से जानते हैं। जो डीडी लाइन आपकी निकल के आ जाती है उसको चाहिए आप तो A दे दो, B दे दो, पॉइंट दे दो, आपकी इच्छा बने बने। ठीक है, डीडी जो मांग वक्र है वो वस्तु का मांग वक्र है, जो वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में कौन सा संबंध बता रहा है? देखिए, विपरीत संबंध बता रहा है। प्राइस बढ़ रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा घट रही है, विपरीत संबंध है। अगली बात करते हैं हम आय मांग। आपको अच्छी तरह समझना होगा कि आय मांग क्या है। आय मांग उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य में संबंध बताता है। आय मांग क्या बता रहा है? उपभोक्ता की जो आमदनी है, आय है, तथा उसकी मांगी गई जो मात्रा है उसके मध्य में संबंध को बताता है। आय मांग का तात्पर्य किसी वस्तु अथवा सेवा की उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता द्वारा अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर क्रय की जाती है। अन्य बातें स्थिर रहेगा मतलब आप समझ गए, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन और अन्य वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, अन्य बातें स्थिर रहे। समझ गए ना? तो मैंने आपको बताया कि आय मांग उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा के बीच में संबंध को बताती है। आय मांग का तात्पर्य किसी वस्तु तथा सेवा की उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता द्वारा अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न स्तरों पर क्रय की जाती है। सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि आय तथा वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। कौन संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखिए, आपके पापा की आमदनी बढ़ती है तो आपके जो एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, आपको अपने सामान मंगाने होते हैं, आप ज्यादा मंगा सकते हैं। समझ रहे हैं? उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाती है तो उसके द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा निश्चित रूप से ज्यादा खरीदी जाएगी। अगर आमदनी नहीं है, आय नहीं है, तो उपभोक्ता बताइए कैसे परचेज करेगा किसी चीज को? नहीं कर सकता ना।
तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाएगी। तो मैं बता रहा था कि इसमें मांगी जाने वाली मात्रा और आय में कौन सा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है और आय घटने पर वस्तु की क्या मांगी जाएगी? कम मात्रा मांगी जाएगी। देखिए, मैं आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेखा चित्र है। देखिए, मैंने बताया है 0x पर यह वस्तु की मात्रा बता दी मैंने, और 0y पर मैं हमेशा क्या प्राइस बताता, मूल्य बताता, लेकिन ये बता रहा हूँ आय। मैंने आपको बताई है 0y(x) पर आय बताई है मैंने। देखिए, जब उपभोक्ता की आय 0m थी, जब उपभोक्ता की आय क्या थी? 0m थी, तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा कितनी हुई? 0q। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, m से बढ़कर m1 हो जाती है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? m से बढ़कर m1 हो गई। तो मांगे जाने वाली मात्रा भी q से बढ़कर OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। समझ रहे बात को आप? अगर उपभोक्ता की आय थी OM थी, तो मांगे जाने वाली मात्रा कितनी थी? OQ थी। अब उपभोक्ता की आय बढ़ गई, M से बढ़कर M1 हो गई, यानी उपभोक्ता की आय कितनी हो गई? अब OM1 हो गई है। तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा भी अब क्या हो गई है? OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है। तो डिमांड लाइन देखिए आप, ऊपर की तरफ जा रहा है ना? तो ये उपभोक्ता की आय में हमको संबंध बताता है। ठीक है। जो दूसरी तरफ का डायग्राम बताया गया है मैंने, वो किस तरह का? निकृष्ट वस्तुओं का डायग्राम है। एक स्थिति तक तो उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांगे जाने वाली मात्रा आपकी अच्छी होगी, लेकिन ज्यादा आय बढ़ेगी तो मांगे जाने वाली वस्तुएं कम हो जाएंगी। निकृष्ट मांग के अंदर, निकृष्ट वस्तुओं के अंतर्गत अगर आमदनी ज्यादा हो जाएगी ना और निकृष्ट वस्तुएं, तो वो कम मांगी जाने लगेगी। क्यों कम मांगी जाने लगेगी? क्योंकि अब वो निकृष्ट वस्तुओं को नहीं खरीद कर वो अच्छी वस्तुएं खरीदना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कोई व्यक्ति की आमदनी कम थी तो वो आलू खा रहा था, मान लीजिए आलू का उपभोग कर रहा था। अब उसकी आमदनी मन घट गई है, तो अब आलू का उपभोग, प्रारंभ में आमदनी कम है तब तो आलू का उपभोग कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ गई है, तो अब क्या करेगा? वो आलू का उपभोग बंद कर देगा और उससे क्या खाना स्टार्ट कर देगा? पनीर खाना स्टार्ट कर देगा। तो यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निकृष्ट वस्तुओं की मांग घट जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम तिरछी मांग के बारे में, क्रॉस डिमांड। जब एक वस्तु X के मूल्य में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि स्थिर मानते हुए संबंधित Y वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर X वस्तु की मांग का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम तिरछी मांग कहते हैं। क्या करते हैं हम? Y वस्तु के मूल्य को तो स्थिर रखेंगे और X वस्तु के स्थिर मूल्य में हम परिवर्तन करेंगे। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो हम तिरछी मांग के अंतर करते हैं। दो तरह की वस्तुएं होती है, जैसे कि आपको पता ही है। पहली वस्तु कौन सी होती है? स्थानापन्न वस्तु होती है। दूसरी कौन सी वस्तु होती है? पूरक वस्तुएं होती है। तो जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है उन्हें प्रतिस्पर्धी वस्तुएं भी कहते हैं, और जो द्वितीय प्रकार की वस्तु होती है पूरक वस्तुएं, उन्हें हम अनुपूरक अथवा संयुक्त मांग वाली वस्तुएं भी कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं से मतलब वो है जिसके अंतर्गत हम उस वस्तु का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं दूसरी वस्तु से, उसे हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे चाय का परिवर्तन हम कॉफी से कर सकते हैं, या कॉफी का परिवर्तन हम चाय से कर सकते हैं। जबकि अनुपूरक वस्तु के अंदर क्या करेंगे हम? उसकी सहायता करती है अनुपूरक। जैसे पेन के अंदर इंक, वाल पेन है, उसके अंदर जो रिफिल है वो आपकी अनुपूरक मांग है। अगर पेन की डिमांड बढ़ रही है तो वाल पेन की जो रिफिल है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर कार की डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। वो अनुपूरक है, एक दूसरे के साथ पूरक है। जैसे मकान बनाना है आपको, तो आपके जो मकान बनाने वाले सामान है ना, कौन कौन से? ईट, रोड़ी, सीमेंट, इनकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो ये हो गई अनुपूरक मांग। पहली कौन सी थी? प्रतिस्थापन मांग। देखिए, पहली स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं कि स्थानापन्न वस्तु की बात कर रहा हूं। स्थानापन्न वस्तु के क्षेत्र में जब पहली X वस्तु के मूल्य स्थिर रखकर Y के मूल्यों में वृद्धि होती है,
तो पहली x अधिक मात्रा में मांगी जाएगी। डेफिनेटली आता है कि x वस्तु का मूल्य आपने स्थिर रख दिया और y वस्तु थी उसका मूल्य आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जिस वस्तु का मूल्य कम होगा वो क्या की जाएगी, अधिक मांगी जाएगी। इसके विपरीत जब पहली वस्तु x वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर दूसरी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो क्या होगा, जो वस्तु कम दी जा रही है y वस्तु कम मूल्य की जा रही है तो y वस्तु अधिक मांगी जाएगी और x वस्तु कम मांगी जाएगी। समझिए बात को, जिस वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होगा वही वस्तु आपकी कम मांगी जाएगी और जिस वस्तु के मूल्य में कम ही होगी वो अधिक मांगी जाएगी। इसके अंदर हम एक वस्तु के मूल्य को स्थिर कर लेते हैं। दोबारा समझाता हूं मैं आपको। जब x वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर दूसरी वस्तु यानी y वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या होगा, x वस्तु अधिक मांगी जाएगी। इसके विपरीत जब x वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर y वस्तु के मूल्य में कमी की जाती है तो y वस्तु अधिक मांगी जाएगी और x वस्तु कम मांगी जाएगी। राइट, क्लियर। इसे अब मैंने इन रेखा चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देखिए क्या, एक में तो मैंने बताया प्रतिस्पर्धी वस्तु बताई है, दूसरे मैंने अनुपूरक वस्तु की मांगे बताई है। प्रतिस्पर्धी वस्तु के अंदर क्या किया मैंने, देखिए देखिए देखिए, पहला राइट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ देखिएगा आप। मैंने क्या किया है, जब y वस्तु का मूल्य क्या था, ओ, बोलो, y वस्तु का मूल्य क्या था, OP है। ठीक है, y वस्तु का मूल्य क्या है, OP। और x वस्तु का मूल्य क्या है, मैंने यहां पर देखिए OX पर भी x वस्तु का मूल्य दिखाया है और वो y पर y वस्तु का मूल्य दिखाया है। यहां पर मैंने मात्रा नहीं दिखाई, ये ध्यान रखनी है आपको। तो मैं बता रहा हूं y वस्तु का मूल्य OP है तब x वस्तु का मूल्य OQ है। जब y वस्तु का मूल्य OP है तब x वस्तु का मूल्य OQ है। यदि y वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और बढ़कर क्या हो जाता है, OP1 हो जाता है तो x वस्तु की मात्रा अब OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। अगर x वस्तु का, देखिए इसके अंदर क्या है कि y वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, y वस्तु कम मांगेंगे और x वस्तु ज्यादा मांगेंगे। ये मैंने आपको इस रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, दोनों चीजें अपोजिट है। अगर y वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो x वस्तु कम मांगी जाएगी और x वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो y वस्तु कम मांगी जाएगी। दूसरा जो रेखा चित्र बताया है मैंने आपको बताया अनुपूरक मांग का। आपके स्क्रीन की राइट हैंड साइड पर अनुपूरक अथवा संयुक्त मांग की वस्तुओं के संबंध में मैंने आपको बताया है। देखिए हम क्या करते हैं, मैंने एक तरफ वही OX पर क्या किया है, x वस्तु की मात्रा बताई है और OY पर अब मैंने यहां पर OY वस्तु का मूल्य बताया। ठीक है, मैंने ये बताया है कि एक वस्तु x के मूल्य स्थिर रहने तथा दूसरी y वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर दोनों वस्तुओं की कम मांग मांगी जाएगी। अगर x वस्तु का y वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो x वस्तु की हम कम मात्रा करेंगे क्योंकि अनुपूरक है ना ये। और अगर मूल्य घटने पर हम क्या करेंगे, दोनों की अधिक मांग करेंगे। सीधी सी बात है कि अगर रोडी सीमेंट की डिमांड का मूल्य घटेगा तो आप ज्यादा मकान बनाएंगे और रोडी सीमेंट और इसका लोहे का मूल्य बढ़ेगा तो कम लोग मकान बनाएंगे ना, कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी तो मकान भी कम बनाएंगे। अनुपूरक है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनुपूरक मांग। ठीक है, आप तो मैंने बहुत अच्छे से इन दोनों चीजों को समझाने बताया कि मांग के प्रकार क्या है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा।